हेलो फ्रेंड्स। आईएनएम में हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि किस तरह से बंगाल का पार्टीशन हुआ, स्वदेशी मूवमेंट रहा, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कैसे इंडिया के अंदर में अब तक काम कर रही थी। और इसमें एक चीज हमने पढ़ा था कि कुछ एक्टिविस्ट जो थे वो पेरिस और लंदन भी गए हुए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली है कि जिस वक्त इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज काम कर रहे थे, एक्टिविटीज चल रही थी ब्रिटिश के अगेंस्ट में, उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिया के बाहर में क्या चल रहा था। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम आता है श्याम जी कृष्ण जी वर्मा का। वो ऑक्सफोर्ड में संस्कृत के प्रोफेसर थे। इन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लंदन में रहकर कुछ मुहिम चलाई थी, जिसमें वहाँ के यूथ को, स्पेशली यूथ को पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया। ये बोल सकते हैं कि एक तरह की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी कि ओपनली ये लोग कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, ओपनली अपने अखबार के जरिए या अपने लिफलेट्स के जरिए, टाइम टू टाइम या लेक्चर्स के जरिए ये प्रमोट जरूर कर रहे थे। तो राम जी कृष्ण जी वर्मा ने अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1905 में, अब देखिए ये वो पीरियड है जब इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत या पार्टीशन चल रहा था, और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट अपने शुरुआती दौर में थी। यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसके ठीक 1 से 2 साल के बाद अपने पूरे शबाब में थी, ब्रिटिश के अगेंस्ट में पूरी लड़ाई छेड़ दी गई थी। ये वही पीरियड है जब लंदन में श्याम जी किशन जी वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की बुनियाद रखी, इसका फाउंडेशन रखी। ये कहाँ पे बना था? ये बना था लंदन में। इस वक्त जो नोटेबल नाम थे उसमें सबसे बड़ा नाम मैं जिसको भी डिस्कस कर रहा हूँ वो है मैडम कामा। इसके अलावा और भी लोग थे, बट मैं इस वक्त सिर्फ मैडम कामा का नाम बोल रहा हूँ क्योंकि अगले जो टॉपिक हमारा है वो इन्हीं से कनेक्टेड होगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी के साथ अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए इन्होंने एक अखबार भी निकाला जिसका नाम रखा था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इसी अखबार के जरिए ये अपने मैसेज को कन्वे कर रहे थे। एक मीटिंग पॉइंट के लिए इन्होंने 1905 में ही एक जगह बनाया, इंडिया हाउस। ये वो लोकेशन था जहां पर सारे के सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज जो इंडिया से बाहर गए थे यहाँ मिलते थे। इसमें इस इंडिया हाउस में मिलने वाले का नाम मदन लाल ढींगरा है, वीडी सावरकर है, लाला हरदयाल है, जे एम चैटर्जी है। पिछले दिन हम लोगों ने इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। जे एम चैटर्जी 1911 में लंदन चले आए थे अपने लॉ के एग्जाम को देने के लिए। उसी वक्त राष्ट्र बिहारी बोस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का सेकेंड पार्ट होने वाला है। एट द सेम टाइम उस वक्त इंटरनेशनल रिलेशन, क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा था वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोनों चीजों को बोल सकते हैं ब्लेंड करने वाले हैं। अ काइंड ऑफ कॉन्टेम्पोररी इंडिया एंड इंडियंस दोनों को पढ़ रहे हैं, विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो ये सारे लोग इंडिया हाउस में मिलकर यहीं पे इंडिया की आज़ादी के लिए प्रोग्राम्स बनाया करते थे। कैसे? विद इन लंदन वहाँ के स्टूडेंट्स को इंडिया के आज़ादी के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए उकसाया जाए, राजी कराया जाए। ये था श्याम जी किशन जी वर्मा का। अब इसमें सवाल आता है कि मैडम कामा क्या कर रही थी। देखिए, मैडम कामा इनकी फॉलोअर थी, अ यंग डायनामिक लेडी। मैडम कामा को मैडम भीकाजी कामा, इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज भी कहते हैं।
मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। इन्होंने किया क्या था? श्याम जी किशन जी वर्मा के साथ मिलकर इन्होंने इंडिया हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और इंडियन होम रूल मूवमेंट को काफी प्रोमोट किया था। साथ ही साथ इन्होंने 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी की बुनियाद रख दी। ये भी लंदन में ही था। बट होता क्या है कि 1906 में जब सावरकर लंदन पहुंचते हैं, तो सावरकर वाज अ रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम। हम लोगों ने पढ़ा है कि इन्होंने किस तरह अभिनव भारत का फाउंडेशन दिया। उससे पहले उसका नाम मित्र मेला था, बाद में 1904 में अभिनव भारत बनाया। किस तरह से सरप्टिटियसली इन लोगों ने ब्रिटिश को मारने की कोशिश की, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो लंदन पहुंचे, ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल जो रेवोल्यूशनरीज हैं इंडिया में जो बाहर में रहते हैं उनके साथ मिलकर कुछ किया जाए। एट द सेम टाइम कुछ आर्म्स एंड एमुनेशन इंडिया में भेजे जाए लंदन। इस वक्त पेरिस सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरीज था। इंडिया के सारे मेंबर्स पेरिस जाकर बम बनाने सीखने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने पीएन बापत के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, वो भी पेरिस गए हुए थे। हम लोगों ने अ, हेमचंद्र कनंगुआ के बारे में पिछले दिन भी पढ़ा था, उसके पहले भी हमने पढ़ा है, वो भी पेरिस गए थे। तो इस तरह से लंदन एक वाया था पेरिस पहुंचने का। लंदन में भी जो इंडियंस थे उनको किसी तरह से पार्टिसिपेट करवाया जाए, स्पेशली जो यूथ थे उसको। अब ये फ्री इंडिया सोसाइटी भी इसी मकसद के तहत बनाई गई। लेकिन 1909 में होता क्या है, 1909 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो आती है। मदन लाल ढींगरा ने मर्डर कर दिया कर्जन वाइली का। एक सिविल सर्वेंट थे इंग्लैंड में, इनका मर्डर कर दिया, कैक्सटन हॉल में मर्डर किया था। अगर ज्यादा डिटेल जानना है तो कैक्सटन हॉल में मर्डर कर दिया। इस मर्डर के बाद इंग्लैंड पूरा हिल के रह गया। उसी वक्त इंडिया में भी नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, पिछले दिन हमने पढ़ा है, आप वहां वीडियो देख सकते हैं दोबारा। मिस्टर जैक्सन का मर्डर करा दिया जाता है। वहां पे नासिक कॉन्स्पिरेसी केस चलती है, और यहाँ लंदन में ये इंडिया हाउस में रेड पड़ता है। इंडिया हाउस में रेड पड़ने का कारण ये था कि ये सारे लोग इंडिया हाउस में आना जाना करते थे। पुलिस को पहले भी शक था, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिल था। इस वक्त मिस्टर श्याम जी कृष्ण जी वर्मा पुलिस के हैरेसमेंट से बचने के लिए चले जाते हैं पेरिस, और इनके साथ चली जाती है पेरिस मैडम कामा। इनके साथ पेरिस कौन चली जाती है? मैडम कामा। मैडम कामा का इसी बीच में 1907 में एक बड़ा रोल होता है स्टटगर्ट में। 1907 में मैडम कामा ने स्टटगर्ट बोल के एक जगह है, यहाँ पर इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, और यहीं पे नेशनल फ्लैग जो था उस वक्त, ये सारा अनऑफिशियल नेशनल फ्लैग है। इस नेशनल फ्लैग के बारे में ये कहा जाता है कि ये पहला नेशनल फ्लैग था, बट हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैलकाटा फ्लैग वाज द फर्स्ट, दिस वाज द सेकंड। फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसी को फर्स्ट लिखना, अदरवाइज मार्क्स कटने के डर है। तो नेशनल फ्लैग को यहाँ पे अनफर्ल्ड किया, और इंडियन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के मेंबर से ये रिक्वेस्ट की कि वो इंडिया और इंडियंस के इंडिपेंडेंस के नीड के लिए हेल्प करे। इस वक्त एक नाम और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जब 1907 में ये स्टटगर्ट गई थी, तो इनके साथ एक आदमी और गया था, उसका नाम था सिंह देवा भाई राणा। इसके बाद मैडम कामा के बारे में अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं पढ़ना है। वो ना पॉलिटिकल एसोसिएशन में बहुत ज्यादा उनका रोल रहता है। वो एक संन्यास लेती है और स्विट्जरलैंड में जाके फिर अपनी लाइफ को सेटल कर लेती है उधर ही। बट यही तक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, और इन्हीं की शुरुआती रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की वजह से इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कहा जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1909 में
अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के बाद। और अरबिंदो घोष तो बचकर निकल जाते हैं, उन्होंने संन्यास लिया और पौंडीचेरी में जाकर अपना एक आश्रम बनाया। लेकिन यहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति, इसको बैन कर दिया जाता है। अनुशीलन समिति को गवर्नमेंट, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए इसको बैन कर दिया था। देखिए ऑफिशियली बैन था, ठीक है, लेकिन इसके जो एक्टिविटीज थे, जो ऑर्गन्स के तौर पे काम कर रहे थे छोटे मोटे जगहों पे, जैसे खुलना हुआ, डेका हुआ, मयमनसिंह हुआ, ठीक है, ये मिदनीपुर हुआ, इन सब जगहों पे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, ये लोग अभी भी आजाद थे, क्योंकि ये लोग अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में नहीं फंसे थे। नहीं फंसने की वजह ये थी कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में फंसने का बेसिक कारण था अ, अरबिंदो घोष के घर पे रेड, क्योंकि इट वाज द हेडक्वार्टर। बट ये लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से काम कर रहे थे। इस वक्त क्या होता है कि आपको शायद याद हो, बड़ौदा से अरबिंदो घोष ने एक आदमी को भेजा था सीक्रेटली अनुशीलन समिति और युगांतर दल दोनों की मदद करने के लिए। इस आदमी का नाम था जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय। पॉपुलरली इनको हम लोग बाघा जतीन के नाम से जानते हैं। बाघा जतीन, इनकी बाघा जतीन क्यों बोलते हैं वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बाद में चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये बचे रह जाते हैं। अब ये अनुशीलन समिति, ठीक है, ये तो बैन हो गया है, युगांतर भी बैन था, बट अनुशीलन समिति के अनऑफिशियल जो मेंबर्स बचे हुए थे, उन लोगों ने जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय को अपना लीडर बना दिया। तमाम के तमाम लोगों ने लीडर बना दिया। एक नाम इसमें था नरेंद्र मुखोपाध्याय, जिन्होंने बाद में अपना नाम सी मार्टिन और उसके बाद अपना नाम एम एन रॉय रखा। ये वही एम एन रॉय है जिन्होंने पहली मर्तबा ये कहा था कि इंडियंस का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। ये वही एम एन रॉय है जिन्होंने सीपीआई पार्टी का फाउंडेशन रखा था। ये इन्होंने भी जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय को अपना लीडर माना। एक्सेप्ट एक्सेप्ट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय को अपना लीडर नहीं माना था, वो था टेका अनुशीलन समिति। इसके अलावा तमाम लोगों ने इनको अपना लीडर माना और बोला कि हम अब जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है सीक्रेटली ही मूव करवाएंगे। यहीं पर 1911 में एक और नाम एंट्री मारता है, उसका नाम था रास बिहारी बोस, जो हम लोग पंजाब के बारे में पढ़ रहे थे वहां पर याद कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जे एम चैटर्जी जब लंदन जा रहे थे तो दीनानाथ से रास बिहारी बोस को मिला था। ये रास बिहारी बोस एक्चुअली स्टूडेंट थे अमरेंद्र चैटर्जी के। अमरेंद्र चैटर्जी, नो, ये अमरेंद्र चैटर्जी कौन थे? ये अमरेंद्र चैटर्जी थे फंड रेजर, इंचार्ज ऑफ फंड रेजर ऑफ अनुशीलन समिति। देखिए मैंने पहले भी कहा था ना कि हर जगह पे अनुशीलन समिति नजर आएगा इब्तदाई दौर में। तो अनुशीलन समिति में अमरेंद्र चैटर्जी थे। इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से रूबरू कराया था रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस उसके बाद चले जाते हैं देहरादून। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्होंने मुलाजमत ले ली, नौकरी करने लगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए देहरादून से ये काम कर रहा बंदा रास बिहारी बोस अ, पंजाब वाले जो ग्रुप है उसको लीड कर रहा था। इस वक्त 1911 में आके जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय के टच में आता है बंदा। क्यों टच में आता है ये थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि कैसे ये टच होता है, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल में हम पहुंचेंगे तब वहां पे एक बर्लिन कमेटी भी बनेगी। उन लोगों का कुछ एक रोल बनने वाला है जिसमें जतीन्द्र मुखोपाध्याय और रास बिहारी बोस की मुलाकात होती है। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि इन दोनों की मुलाकात हो चुकी है, कैसे हुई थोड़ी देर बाद समझते हैं। और इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिलाने का कुछ इंतजाम कर दिया था। बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, बट किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। ये प्लानिंग कुछ एक गद्दार की वजह से, करतार सिंह नाम का एक गद्दार, कृपाल सिंह नाम का एक गद्दार था,
जिसकी गद्दारी की वजह से ये प्लान फेल हो जाता है। देखते हैं आगे क्या था वो। तो बहरहाल अमरिंदर चटर्जी जो फंड रेजर थे, उन्होंने रास बिहारी बोस को इंट्रोड्यूस कराया। अब रास बिहारी बोस क्या कर रहा है, पंजाब को लीड कर रहा है, मतलब पंजाब वाले जो ग्रुप है उसको लीड कर रहा है। 1911 में एक और बड़ी चीज हुई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड, इसको हटाया गया था। और इसी साल एक और चीज हुई थी, कैपिटल वाज शिफ्टेड टू, कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड टू दिल्ली। और इसी दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग एंटर्ड दिल्ली, एक हाथी पे बैठकर पूरे रॉयल तरीके से दिल्ली में एंटर कर रहा है नया कैपिटल। 23 दिसंबर 1912 को जब लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में एंट्री कर रहा था, तब एक आदमी का नाम था बसंत बिस्वास। बसंत बिस्वास, ये बसंत बिस्वास कौन था? ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ अमरेंद्र चटर्जी। He was a disciple of अमरेंद्र चटर्जी। नाउ अमरेंद्र चटर्जी का डिसाइपल बसंत विश्वास, अमरेंद्र चटर्जी का डिसाइपल रास बिहारी बोस। ये रास बिहारी बोस का बहुत करीबी दोस्त था, मतलब वन ऑफ द मास्टरमाइंड। इसने क्या किया, एक बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब फेंका किसके ऊपर? लॉर्ड हार्जिंग के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड हार्जिंग के बजाय जो हाथी का महारत था, हाथी चलाने वाला जो था, उसकी मौत हो जाती है। लॉर्ड हार्जिंग को भी काफी जख्म आता है, बट वो सरवाइव कर जाता है। इसके बाद तलाश शुरू होती है कि ये बॉम्ब किसने फेंका, किसने मारा। रास बिहारी बोस का नाम इसमें सामने आता है, बट पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। उसका एक कारण था कि रास बिहारी बोस इसमें पकड़ा नहीं जाता है। दिल्ली में रेड किए जाते हैं, और रेड करने के बाद रेड करने के बाद 4 लोग पकड़े जाते हैं। ये 4 लोगों का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 तो बसंता विश्वास, अमीर चंद, नंबर 3 पाल मुकुंद, नंबर 4 अबोध बिहारी। इन चारों को पकड़ा जाता है, और भी कुछ लोग पकड़ाते हैं, बट दे वर द प्राइम एक्यूज। राज बिहारी बोस को पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि सिर्फ शक था, सबूत नहीं मिल पाता है। अबोध बिहारी, इन चारों को पकड़ा जाता है, और यहीं पे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 स्टार्ट किया जाता है। इन चारों को मौत की सजा दी जाती है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बॉम्ब किसने फेंका था, नाम था बसंत विश्वास। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। इस पकड़े जाने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट और होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब सब कुछ बोला हूँ तो एक ही बोल दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ लॉर्ड हार्डिंग पे बम मारा गया था, ये अनसक्सेसफुल रहा था। इसके बाद एक बार लाहौर में लॉरेंस पार्क में मिस्टर गॉर्डन, वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उनके ऊपर भी बॉम्ब फेंका जाता है, बट वहां भी अनफॉर्चुनेटली जो चपरासी था उसकी मौत हो जाती है। मिस्टर गॉर्डन बच जाते हैं। ये सारे कारण थे जिसमें पुलिस बहुत एक्टिवली इनको ढूंढ रही थी। दूसरे केस में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ कि राज बिहारी बोस कितना खतरनाक दुश्मन था। ही वॉज द नंबर 1 मास्टर माइंड। सबको मालूम था कि ये बॉम्ब राज बिहारी बोस के इशारे पे ही चला है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये बंदा देहरादून में पहले ड्यूटी किया, वहां से बॉम्ब फेंका। बॉम्ब फेंकने के बाद वापस जाके देहरादून में दूसरी सवेरे रात की ट्रेन पकड़ के देहरादून गया, मॉर्निंग में जाके ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। इस तरह की कुछ हुआ ही नहीं है। अब पुलिस प्रूव ही नहीं कर पा रही कि राज बिहारी बोस अवेलेबल नहीं था। इस तरह से राज बिहारी बोस ने खुद को बचा लिया। इस वक्त जब 1912 के बाद जो पीरियड चला 1913 का, उस वक्त थोड़ा सा इंटरनेशनल कनेक्शन में चलते हैं हम लोग। 1913 में क्या हुआ, एक आदमी था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के बारे में पंजाब रेवोल्यूशनरीज के वक्त में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये सैन फ्रांसिस्को चले गए थे। सैन फ्रांसिस्को के बाद ये बर्लिन कमेटी में ज्वाइन करते हैं, बट इस फ्रांसिस्को से जाने से पहले ये लंदन पहुंचे हुए थे, इंडिया हाउस में। मैंने कहा ना, सारा रेवोल्यूशनरी का घर लंदन इंडिया हाउस था। सैन फ्रांसिस्को जाते हैं, और वहां पर एक कुछ इंडियंस को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसका ऑफिशियल नेम रखा जाता है हिंदी एसोसिएशन
ऑफ पैसिफिक COST कोस्ट। इनका मकसद था कि हम इंडिया को आज़ादी दिलाएंगे। आज़ादी किससे? अंग्रेजों से। इसके लिए हमको इंडियन सोल्जर्स और इंडियन जो रेवोल्यूशनरीज है उनको एक साथ मिलाना पड़ेगा। स्पेशली वो सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहा है उनके जरिए हम एक बगावत करवाएंगे। इस बगावत को करवाने के लिए इन्होंने एक अखबार निकाला, इनका ऑर्गन बोल सकते हैं। ये अखबार था, इस अखबार का नाम रखा गया था गदर। गदर का मतलब होता है रेबेलियन, ठीक है। जो 1857 का जो रिवोल्ट है उसको उर्दू में गदर बोलते हैं। तो उसी गदर को कॉमेमोरेट करने के लिए इन्होंने अपने अखबार का नाम रखा गदर। ये अखबार 4 जुबानों में निकाली गई। पहला अखबार उर्दू में था, फिर एक निकाला गया गुरुमुखी में, एक गुजराती में और एक इंग्लिश में। ये 4 अलग अलग जुबानों में ये अखबार निकाला गया और ये डिस्ट्रीब्यूट कराया गया स्पेशली इंडियन सोल्जर्स वर्किंग इन ब्रिटिश आर्मी। अदरवाइज जो रेवोल्यूशनरीज थे और यूथ थे उनको भी अखबारें दी गई ताकि उनको एक्साइट कराया जाए, उनको मोटिवेट कराया जाए फॉर द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और इसी अखबार की वजह से इस पार्टी, इस ऑर्गेनाइजेशन को पॉपुलरली हम बोलते हैं गदर पार्टी। कब बनी थी? 1913 में। कहाँ बनी थी? सैन फ्रांसिस्को में। बट इस पार्टी को बहुत ज्यादा प्रमोशन इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ पॉलिटिकल कारण था, ब्रिटिश का प्रेशर था। इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने में कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इसके प्रेसिडेंट का नाम, अक्सर लोग बोलते हैं कि इसका प्रेसिडेंट का नाम लाला हरदयाल था, गलत था। इनके प्रेसिडेंट का नाम था सोहन सिंह भकना। इनके वाइस प्रेसिडेंट का नाम था मौलाना बरकतुल्ला। ये नाम अभी फिर से मिलेगा आपको, बरकतुल्ला। इसके सेक्रेटरी का नाम था लाला हरदयाल। वर्ल्ड वॉर छिड़ चुकी थी, इस वर्ल्ड वॉर का पूरा फायदा उठाना था। इंडिया में भी उसको कुछ चल रहा था। मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया हूँ, फिर से इंडिया में लौटूंगा। अभी 1913 में इंडिया में भी कुछ चलने वाला है, उस पर भी आता हूँ। इस वक्त दो इंसिडेंट का नाम लिखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक है कामा गता मारू इंसिडेंट और इसी के साथ एक और था तोशा मारू। ये दोनों कामागत मारू, ये दोनों जहाजें हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों को एक साथ बताऊं। तोशा मारू के चक्कर में कामागत मारू का एक इंसिडेंट होता है। देखो 1880 से ही सिख जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता कनाडा में शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। बहुत सारे कारण थे उसके। बट इस पीरियड में बेसिकली सिखों की जो आबादी वहां बैठी हुई थी, अ काइंड ऑफ कॉलोनी जो कनाडा में थी, गदर पार्टी ने ये चाहा कि उन सिखों को साथ मिलाकर हम पंजाब में रिवोल्ट करवाएंगे। ये उनका बेसिक मकसद था। ज्यादातर इसमें सिख ही सफर कर रहे थे इस इन दोनों इवेंट में। तो ऐसा होता है कि अप्रैल 29 को एक आदमी था जिसका नाम था बाबा बाबा गुरमीत। ये एक जहाज चार्टर करता है जिसका नाम होता है SS कामागता मारू। ये जहाज का मकसद होता है कि ये इंडिया से कुछ लोगों को, कुछ सिखों को लेकर कनाडा पहुंचे। वैंकूवर बोल के एक पोर्ट था, वहां जाना है। इसमें टोटल 376 लोग थे। इस 370 में 340 ये सिख थे, 24 मुस्लिम्स थे और 12 हिंदूज थे, हिंदूज। इस मुस्लिम में एक, इन सब का मकसद जो ट्रेन शिप एक्सचेंज करना था वो था हांगकांग से। इसलिए हर जगह पर हांगकांग इन्वॉल्व होगा। हांगकांग में ये 24 लोगों में से एक आदमी जो इस जहाज पे उठता है उसका नाम है मिस्टर बरकतुल्ला। ये वही बरकतुल्ला है जो सैन फ्रांसिस्को में अ, आपका गदर पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ था। ये भी उठता है।
एक आदमी और उठता है, उसका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, वरना क्लासेस ऐसे हो जाएंगे कि जैसे मैं मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेंस के लिए नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं वही नोटेबल नाम बता रहा हूँ जिसको मेरे को इस वक्त रिक्वायरमेंट है या आपको रिक्वायरमेंट हो। तो मिस्टर बरकतुल्ला उठते हैं। ये जहाज फाइनली अप्रैल से उठकर 23 मई को पहुंचती है वैनकूवर 1914 में। वहां पर ब्रिटिश प्रेशर की वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस जहाज को पोर्ट होने नहीं दिया, और खाने पीने की कमी की वजह से ये जहाज वापस वहां से मूव करती है। और 23 सितंबर को ये जहाज इंडिया में आती है। बजबज बोल के एक जगह है कलकत्ता के नजदीक, बजबज पोर्ट। यहाँ पर इसमें अंग्रेजों का ये कहना था कि ये सारे सिख जो है ये गदर पार्टी से मोटिवेटेड थे। ये वहां जा रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट करने के लिए, जबकि गुरमीत सिंह ने अपनी बुक में ऐसा लिखा है कि इनका गदर पार्टी से कोई मूवमेंट नहीं था। ये सारे सिख पहले जैसे जा रहे थे, इसी चक्कर में इंडिया से बाहर जा रहे थे। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, इनको एक पंजाब की ट्रेन में जबरदस्ती उठाना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस और सिखों में मुठभेड़ हुआ और 18 सिख मारे गए, जिसकी वजह से यहाँ पे माहौल थोड़ा कलकत्ता में खराब हो गया। ये था कामागता मारू का इंसिडेंट। अब यहाँ पे तोशा मारू क्या कर रहा है, देखो जिस वक्त ये जहाज यहाँ से वैनकूवर जा रही थी, उसी वक्त एक जहाज एस एस कोरिया, ठीक है, इस जहाज पे 60 गदराइट्स मतलब गदर पार्टी के मेंबर्स जहाज पे उठते हैं। इनका मकसद ये था कि ये हांगकांग जाए और वहां से इंडिया में एंटर करेंगे। जब ये हांगकांग पहुंचते हैं तो इस जहाज से ये लोग तोशा मारू नाम का एक जहाज है, उसको उस पे उठते हैं। और उस वक्त टोटल नंबर ऑफ इंडियंस 146 हो जाता है। आउट ऑफ 146 60 गदराइट्स, बाकी लोग गदराइट्स नहीं थे। ये जहाज जब यहाँ पजबज में आती है तो इस जगह पर ब्रिटिश ने इसको रोका, और इन 60 के चक्कर में ये लोग को कामागत मारू का इंसिडेंट होता है। मतलब दोनों का टाइमिंग सेम था। ये अ, अगस्त में पहुंचती है ये जहाज बजबज, ये कामागत मारू सितंबर में पहुंचती। तो अगस्त में जो लोग थे ऑलरेडी गदर पार्टी के मेंबर्स थे, 60 लोग तो कम से कम गदर पार्टी के मेंबर्स थे। तो ब्रिटिश ने सोचा था कि ये 60 अगर सिख जो थे वो गदर पार्टी के मेंबर्स थे, तो सारे जो ये सिख गए हैं ये भी गदर पार्टी के मेंबर्स ही हैं। और मे भी हकीकत क्या है मालूम नहीं, मिस्टर गुरमीत ने जो लिखा था उसके अकॉर्डिंगली इनका कुछ भी उन सबसे लेना देना नहीं था। ये तोशा मारू जहाज को रोका गया और इसमें जितने लोग थे उन सबको अरेस्ट किया गया। कुछ को काला पानी हुई, कुछ को जेल की सजा दे दी गई। ये दोनों इंसिडेंट ने जो सिख कम्युनिटी था उसको आग बगोला कर दिया। इसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है हमारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि उस वक्त के लोगों जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो इंटरनेशनल काम कर रहे थे, इन दोनों इवेंट्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। अब थोड़ा समझते हैं ये इवेंट इस्तेमाल कैसे हुआ। आई होप यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आप। 1915 एक कमेटी बनाई जाती है जिसको पॉपुलरली हम बोलते हैं बर्लिन कमेटी। इसको शुरू में बनाया गया था जिस नाम से, उसका नाम था बर्लिन इंडिया कमेटी। 1915 के बाद इस कमेटी का नाम बदल कर दिया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। और चूंकि ये जर्मनी में बनती है इसलिए इसको पार्ट ऑफ इंडियन जर्मन कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं कई बार। होता क्या है देखिए, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1909-10 के करीब में सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पेरिस था इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरीज के लिए। लेकिन 1915 आते आते चूंकि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, जर्मनी सेंटर बन चुका था, और जर्मनी ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए इन रेवोल्यूशनरीज का पूरा सपोर्ट करने के लिए राजी था। इसीलिए इन लोगों ने अपना सेंटर बनाया बर्लिन। बर्लिन में कुछ नोटेबल लोग थे, मैं नाम बोल दे रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम लग जाएगा, मैं ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है। इसमें कुछ नाम थे जो नोटेबल, उन लोगों ने मिलकर
ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद रखी, जिसको पॉपुलरली बर्लिन कमेटी बोलते हैं। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, अमरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, चंपाकरम पिल्लई, राजा महेंद्र प्रताप और बहुत सारे लोग। इसमें राजा महेंद्र प्रताप बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा जब हम लोग वापिस बरकतुल्लाह को यहाँ मिलाएंगे। बर्लिन कमेटी का मकसद क्या था ये थोड़ा समझते हैं। बर्लिन कमेटी का मकसद था कि हम जर्मनी के साथ मिलकर इंडियन रेवोल्यूशनरीज को आर्म्स प्रोवाइड करेंगे, जर्मनी के कैंप्स में उनको ट्रेनिंग्स दिलवाएंगे, जो इंडियंस है और जो सोल्जर्स है उनको हम आ, अपने रिसालों, मैगजीन, अखबारों के जरिए एक्साइट करेंगे टू स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिश। चौथा, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में जो भी हमारे लोग हैं, इंटरनेशनल रिलेशन मतलब जो भी इंडियंस कहीं भी बैठे हुए हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। इन लोगों ने अपने मेंबर्स को थाईलैंड, जापान, मलाय, सिंगापुर, अफ्रीकन कंट्रीज, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, सब जगह पर भेजा। नतीजा ये हुआ कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी देर पहले जिसको हम बर्लिन गदर पार्टी बोले थे, वो बर्लिन कमेटी के टच में आती है, और वहां से दो लोगों को भेजा जाता है बर्लिन कमेटी के डेलीगेट से बात करने के लिए। नंबर वन वाज लाला हरदयाल एंड नंबर टू वाज मौलाना बरकतुल्ला, गदर पार्टी का। और यहाँ पर 1915 में हमें देखने मिलता है बर्लिन कमेटी प्लस गदर पार्टी दोनों का मिलकर काम करना। और इसी मिलकर के काम करने के चक्कर में जो आर्म्स प्रोवाइड करेंगे, बर्लिन कमेटी टच में आती है जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय के। जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय, क्योंकि यहाँ पर यही बंदा अभी काम कर रहा था बंगाल में, और गदर पार्टी में लाला हरदयाल था, तो इसकी वजह से इंडिया में रास बिहारी बोस जो पंजाब की तरफ काम कर रहा था, ये बंदा, इन दोनों का एक कनेक्शन बनता है। ये दोनों दो मिलकर बहुत बड़ा कुछ इंडिया में प्लान करते हैं, मतलब एक ही दिन में ब्रिटिश को 1857 याद दिलाने का प्लानिंग। बट खैर देखते हैं वहां तक क्या होता है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। यहाँ तक थोड़ा सा ऑनलाइन में दिक्कत होती है, मैं ऑनलाइन वाला स्टफ नहीं हूँ, और बोर्ड का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उसमें दे भी नहीं पा रहा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी हद तक क्लैरिटी कर पाऊँ आपके लिए वो कर रहा हूँ ना। मैं फिर से थोड़ा इस चीज को रोक रहा हूँ, मैं आगे जाकर फिर कनेक्ट कर दूंगा। 1913 से 1920 के बीच में दो लोग अ, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस पीरियड में एक, आपने आई होप आपने सुना ही होगा, सिल्क लेटर मूवमेंट या कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, ठीक है। इसको रेशमी रुमाल भी बोलते हैं, रेशमी रुमाल तहरीक, मूवमेंट को तहरीक बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में। इसमें होता क्या है, दो लोग, देवबंद, देवबंद का आपने नाम सुना होगा। आजकल काफी कुछ पॉलिटिकल कारण से इसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, बट ये कहते हैं कुछ लोग कि मुस्लिम का कोई रोल नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है वहां पर कि हिंदू मुस्लिम सबों ने अपने अपने हिसाब से बराबर का शाना बशाना मिलकर लड़ाई करी थी। तो देवबंद के दो बहुत बड़े नोटेबल लोग थे। एक तो वहाँ के टीचर थे और एक वहाँ के प्रिंसिपल थे। टीचर का नाम था ओबैदुल्ला सिंधी, ओबैदुल्ला सिंधी, ही वॉज अ टीचर। और दूसरे का नाम था महमूद हसन देवबंदी, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द देवबंद। ये प्रिंसिपल थे या टीचर थे। इन दोनों ने बोला कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अगर हम ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जिहाद करवाते हैं, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड को पैन इस्लामिक वॉर बना के अगर प्रेजेंट करें, तो हमको इंटरनेशनल मदद मिल जाएगी ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन एम्पायर इस वक्त तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो यहाँ पर ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के खलीफा, दैट इज उस वक्त के जो कैलिफ थे, उनको बोला कि हमें हमारी मदद कीजिए, हम उनसे मदद ले सकते हैं। इस मदद को लेने के लिए ये हिजाज की तरफ गए। हिजाज मतलब जो अरेबियन पेनिनसुला है उसको हिजाज कहा जाता था, हिजाज। उस वक्त बाद में इसमें बहुत सारी कंट्रीज बनती है, वो सऊदी अरबिया, दुबई, ओमान वगैरह बनता है। ये चले गए हिजाज की तरफ, और ओबैदुल्ला सिंधी को भेज दिया अफगान की तरफ।
अफगानिस्तान की तरफ कि आप जो कबायली लोग हैं उनकी मदद लीजिए। कबायली में उस वक्त हबीबुल्लाह वॉज द अमीर ऑफ अफगानिस्तान, उससे मदद लेने के ओबैदुल्ला सिंधी ने अफगानियों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना लिया, बहुत अच्छा। मतलब अफगान रेडी थे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। बट आगे जाके 1919 में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ हबीबुल्ला। नसीरुल्लाह के पास अमीरी चली जाती है और इस तरह से अफगान इस लड़ाई से बाहर हो जाते हैं। लेकिन 1919 आने से पहले ओबैदुल्ला सिंधी ने अफगान से रिलेशन कायम कर दिया। यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया जाते हैं, ऑटोमन एम्पायर से मिलते हैं और यहाँ से भी सपोर्ट लेते हैं। 1916-17 में ये इंडिया वापस आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से ये अफगानिस्तान जाते हैं। अब देखिए अफगानिस्तान में जो मदद मिल रही है ना, इस चीज की खबर मिलती है किसको? बर्लिन कमेटी को। और बर्लिन कमेटी को तो यही चाहिए था। तो बर्लिन कमेटी वहां से दो लोगों को भेजती है। एक का नाम है राजा महेंद्र प्रताप, अभी मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, महेंद्र प्रताप। और दूसरा नाम था मौलाना बरकतुल्ला। ये मौलाना बरकतुल्ला वही है जो गदर पार्टी के मेंबर। तो मैंने कहा ना सब मिल के काम कर रहा है। बर्लिन कमेटी की तरफ से ये दो लोग जाते हैं ओबैदुल्ला सिंधी से मिलने के। अफगानिस्तान में ये मुलाकात होती है। अफगानिस्तान के लोग सपोर्ट के लिए पूरा रेडी थे। 1919 में प्रॉब्लम होती है, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, 1915 की बात कर रहा हूँ। इस पीरियड में जो भी इन लोगों के बीच में कनेक्शन, बातें, कम्युनिकेशन होती है, वो एक रेशमी रुमाल के ऊपर लिख कर होता है। इसलिए इस पूरे मूवमेंट को रेशमी रुमाल तहरीक या तहरीक रेशमी रुमाल, इंग्लिश में सिल्क लेटर मूवमेंट बोलते हैं। अब थोड़ा सा ये मीटिंग की बात करते हैं 1915 में क्या होता है। 1915 में इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की एक सिटी है काबुल, आज की डेट में कैपिटल है। काबुल में मौलाना ओबैदुल्ला सिंधी से राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्ला की मुलाकात होती है और यहाँ पर इंडिया को आजाद इंडिया की आज़ादी का ऐलान कर दिया जाता है। जो गवर्नमेंट बनती है वो बनती है प्रोविजनल फ्री इंडियन गवर्नमेंट। ये इसी तरह की एक आज़ादी का ऐलान सुभाष चंद्र बोस भी करेंगे 1942 में। लेकिन अभी हम लोग 1915 में हैं। 1 दिसंबर, ठीक है, ये कब होता है? 1 दिसंबर 1915 को इंडिया को आज़ाद डिक्लेयर करा दिया जाता है इन काबुल। और उस वक्त इंडिया का नाम होता है प्रोविजनल फ्री इंडियन गवर्नमेंट, आरजी आज़ाद हिंद हुकूमत हिंद, ये उसका नाम होता है। इस जगह पर एक आता है प्राइम मिनिस्टर, एक आता है प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट तो मिस्टर महेंद्र प्रताप जो थे, राजा महेंद्र प्रताप, उनको इस फ्री गवर्नमेंट का, फ्री इंडियन गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाता है। पीएम मौलाना बरकतुल्ला। नाउ एक है होम मिनिस्टर, या इनको वॉर मिनिस्टर भी कहा गया था, ये वाज ओबैदुल्ला सिंधी। आई होप अब समझ में आया होगा आपको कि कैसे उस वक्त सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड थी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करके समझाया जाता है, या हम लोग इस तरह से रेडी हो गए समझने के लिए कि हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के समझें और आइसोलेटेड वे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री आइसोलेटेड नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि अचानक से कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा थोड़ी है कि आप आज कुछ करें तो दुनिया के दूसरे हिस्से में कुछ नहीं हो रहा होगा, वहां भी कुछ चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटेम्परेरी सारी चीजों को एक साथ कंसोलिडेट करके आपके सामने रखने की। होपफुली इंशाल्लाह मेहनत रंग लाएगी, आज नहीं तो कल जरूर रंग लाएगी। ठीक है। बट अगर आपको कोई भी इस तरह का डाउट होगा या कुछ भी समझने में दिक्कत हो, आप प्लीज कमेंट्स का सहारा लें। वहां लिख के मैं कोशिश करूंगा उसको क्लैरिफाई कर देने। आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें अच्छी चल रही होंगी। 1915 में और एक बड़ा कांड होता है। अब ये तो इंटरनेशनल था, इंडिया में क्या हो रहा है आप थोड़ा सा देख रहे हैं। यहाँ पर एक चीज होती है, यहाँ पर बनारस कॉन्स्पिरेसी केस।
बनारस कॉन्स्पिरेसी केस में जो सबसे बड़ा, ऐसे तो तीन चार नाम थे, या बोल सकते हैं कि एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स थे। सबसे बड़ा नाम था प्रकाश चंद्र बैनर्जी। इन्होंने क्या किया था, ये बंदा एक्चुअली स्टूडेंट था, ठीक है। इसका छोटा भाई ने 1928 के बनारस शूटिंग में वहां के डीसीपी को गोली मार दी थी। इस बंदे ने क्या किया, जो गदर पार्टी थी ना, गदर पार्टी, गदर पार्टी भी तो काम कर रही थी ना शुरू में। इसका तो मकसद वही था कि हम आर्म्स एंड एमुनिशन प्रोवाइड करें, एक्साइट करें अखबारों के जरिए, रिसालों के जरिए। बर्लिन कमेटी आके इस काम को और बड़ा लेवल पे ले जाती है ताकि जर्मनी की मदद से काम करे, और इसीलिए वो अफगानिस्तान में अपने मेंबर्स को भेज दिए। प्रोविजनल फ्री गवर्नमेंट का ऐलान हो रहा है। तो प्रकाश चंद्र ने क्या किया, बनारस में भी एक शूटिंग करवा दिया, मतलब गोलीबारी चला दी। लेकिन वो बहुत, मतलब सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा था, अकेला फैमिली के मेंबर थे। इसके छोटा भाई जेल चला गया, चचेरा भाई जेल चला गया। ये बंदा अपनी, अपने को किसी तरह से छुप छुपा कर गांधी के आश्रम में जाके ज्वाइन कर लेता है। इस वक्त तक गांधी इंडिया आ चुका होता है, 1915 है, ठीक है। अभी तो मैं गांधी में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह गांधीयन एरा स्टार्ट होगा। तो ये अब गांधी के फॉलोअर हो जाते हैं। गांधी का फॉलोअर एक चोला था। गांधी के फॉलोअर होने के नाते ये दुनिया की आड़ में अहिंसा के फॉलोअर हो गए थे। लेकिन इनका काम था लोगों को रिक्रूट करना और लोगों को इंटरनली भड़काना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो बनारस कॉन्स्पिरेसी केस में क्या होता है, ये कुछ आर्म्स एंड एमुनिशन कलेक्ट करते हुए इनके भाई वगैरह पकड़े जाते हैं। कुछ भाई हथियार चलाने के चक्कर में पकड़े जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था, जब ये यहाँ से जान बचाकर, बनारस से जान बचाकर दिल्ली पहुंचे, तो वहां पर इन्होंने कुछ लिफलेट्स बांटे थे, गदर पार्टी का कुछ लिफलेट्स था। वो लिफलेट का नाम था ब्लड ऑफ मार्टायर्स। इस कॉन्टेक्स्ट में इतना ही काफी है, और ज्यादा समझने की तो अपने लिए जरूरत नहीं है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ये मैं बस बता दिया हूँ कड़ियों को जोड़ने के लिए। इसी पीरियड में देखिए, गदर पार्टी, बर्लिन कमेटी दोनों काम कर रही है। अब ये आर्म्स एंड एमुनिशन सिर्फ बनारस तक लिमिटेड थोड़ी है। असल काम तो बैठा हुआ है अपना रासो भाई। रासो भाई मतलब रास बिहारी बोस, मास्टरमाइंड तो यहाँ बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ और एक हीरो बैठा हुआ है, बाघा जतीन। चलिए मैं बाघा जतीन ही लिख दे रहा हूँ, बाघा जतीन। इन दोनों को सपोर्ट भेजना था। अब रास बिहारी बोस और बाघा जतीन को एक साथ मिलाने के लिए बर्लिन कमेटी और गदर पार्टी दोनों ने मिलकर काम किया। दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग करी कि जितने भी ब्रिटिश सिपाही हैं, अंग्रेजी, उन सारे को एक दिन एक ही वक्त में ब्रिटिश के अगेंस्ट में हमला करने के लिए राजी करवाना। और ये लोग भेद बदल बदल कर डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में गए। लाहौर सबसे बड़ा सेंटर था। बाघा जतीन को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि ये फोर्ट विलियम, जो अपने यहाँ पे फोर्ट विलियम है, इसको कब्जा करेगा। नरेंद्र नाथ दत्त को ये बोला गया, डिवीजन दिया गया, जो एम एन रॉय बनते बाद में, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, मुखोपाध्याय सॉरी, और सोहन सिंह, सॉरी उनका नाम था करतार सिंह सोराबा, ठीक है, कृपाल सिंह। ये सारे लोगों को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी गई कि हम अलग अलग कैंटोनमेंट में जाएंगे, कानपुर, लाहौर, दमदम, यहाँ पे अपना फोर्ट विलियम, आपका फिरोजपुर, दिल्ली, लखनऊ, इन सारी जगहों पे जाकर हम एक एक लोग अपने अपने वहां पे जिम्मेदारी लेंगे। इसके पहले हम ब्रिटिश सोल्जर्स को, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, उनको राजी करेंगे। ये लोग राजी होने में कामयाब हो जाते हैं, और एक दिन डिसाइड किया जाता है कि उस दिन जैसे ही इशारा किया जाएगा, हम लोग एट द सेम टाइम सारी जगहों पे अटैक करेंगे। बट होनी को कुछ और मंजूर था। एक बंदा, देयर इज ऑलवेज अ मीर जाफर, मेरा यह हमेशा मानना है, जिसका नाम था कृपाल सिंह। ये बंदा गद्दारी कर जाता है। गद्दारी मतलब ये सारी राज की बात जो है, उसको मैं गद्दारी लिख दे रहा हूँ, गद्दारी कर गया। इसने सारी राज की बात ब्रिटिश को बता दी, और ब्रिटिश ने अकॉर्डिंगली अलर्ट इशू किया। नतीजा ये हुआ कि करतार सिंह सोराबा, भगत सिंह के मैटर में आपने ये नाम बहुत सुना होगा, इनको कानपुर से पकड़ा जाता है अलोंग विथ 10 बॉम्ब्स। कानपुर में 10 बॉम्ब के साथ पकड़ लिया जाता है।
आहिस्ता आहिस्ता रेड मारी जाती है और ओवरऑल सारी जगहों पे जो ये अटैक होने वाला था ये अटैक फेल हो जाता है। बाघा जतीन बेचारा वेट कर रहा होता है कि रास बिहारी बोस की तरफ से इशारा आएगा तो हम यहाँ पे बंगाल में अटैक करेंगे, बट ये इशारा कभी आ ही नहीं पाता है क्योंकि पुलिस यहाँ पर ओपनली डिक्लेयर करता है कि द नंबर वन मास्टरमाइंड ऑफ द एंटायर कॉन्स्पिरेसी वाज रास बिहारी बोस। और इस वक्त ब्रिटिश ये जान चुकी होती है कि इनका असल टारगेट था लाहौर, इसलिए इन सबको पकड़ा जाता है और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस यहाँ पे स्टार्ट होता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। हाउएवर रास बिहारी बोस पकड़े नहीं जाते। रास बिहारी बोस बंदा क्या करता है, रास बिहारी बोस अपना नाम बदलता है। रविंद्रनाथ टैगोर का एक रिलेटिव होता है जिसका नाम होता है प्रियानाथ टैगोर, प्रियनाथ टैगोर, पॉपुलरली पी एन टैगोर या पी एन ठाकुर के नाम से आप कहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़ा है तो। इस नाम से वो इंडिया छोड़कर जापान चले जाते हैं और वहीं शादी कर कर घर बसा लेते हैं। ये घर बसाना उनकी मजबूरी थी क्योंकि ब्रिटिश प्रेशर था जापान के ऊपर कि आप इसको वापस कीजिए, बट जैसे ही वो वहां पे शादी करके बस जाते हैं तो ये जापान के सिटीजनशिप मिल जाती है और जापान फिर इनको प्रोटेक्शन दे देता है। हाउ एवर यहाँ पर जापान में ये चुप से बैठे नहीं रहते हैं, कुछ वक्त के लिए साइलेंट होते हैं। जब इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की फाउंडेशन रखने की बात आती है तब रास बिहारी बोस वापस एक्टिव होते हैं इन एक्टिविटीज में। तब तक के लिए रास बिहारी बोस का और कोई अपना कोई रोल नहीं है, ये इंडिया से चले गए हैं, 1915 में इन्होंने इंडिया छोड़ दिया। बच गया कौन, बच गया अपना बाघा जतीन। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं बाघा जतीन के एक्टिविटीज के बारे में। 1915 से थोड़ा दिन पहले 14 में एक नाम था। 1915 से थोड़ा वक्त पहले बाघा जतीन ने जतींद्रनाथ लाहिरी को बर्लिन कमेटी के मेंबर्स के पास भेजा। कहां पर, जर्मनी, बर्लिन। जर्मनी में जाके ये कहना था इसका कि आप जाइए बर्लिन कमेटी के मेंबर से बात कीजिए और वहां पर जर्मनी की गवर्नमेंट से बात करके बताइए कि हमारे लिए क्या हेल्प मिलेगा। ये बंदा आके बोलता है कि जर्मनी हमारी हेल्प करने के लिए राजी है बट प्रॉब्लम ये है कि हथियार हमारे पास नहीं है और जर्मनी अभी हथियार नहीं भेजेगी, जर्मनी कुछ वक्त के बाद हथियार भेजेगी जिसके बारे में वो इन्फॉर्म कर देगी। हाउएवर ये बताया गया कि एक जहाज, जिस जहाज के जरिए जर्मनी ये हथियार इंडिया में भेजेगी ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो खबर मिल गई। अब यहाँ पे एक और नाम था सीरीज मित्रा, ये भी वही बैंडेड युगांतर दल का मेंबर। सीरीज मित्रा ने एक कंपनी थी जिसका नाम था रोड्डा एंड को, यहाँ पर अपनी मुलाजमत ले ली, यहाँ पे नौकरी करने लगा और यहाँ से 10 पैकेट्स ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन चोरी किया जिसमें 50 मौसर रिवॉल्वर्स थे या एक पिस्टल थी और 46,000 कार्टिजेस चोरी कर लिए। राइटिंग थोड़ी मेरी गड़बड़ है, देख लीजिए। ये चोरी किया और अपने सारे रेवोल्यूशनरीज के पास इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी वक्त एक बंदा था जिसका नाम था नरेंद्र नाथ मुखोपाध्याय। ये बंदा अपना न्यू नेम, एक सीडो नेम रखता है सी मार्टिन और इस नाम से जाता है जर्मनी। क्यों, क्योंकि ये जो जर्मनी हेल्प करने की बात बोला है अब हमको उसकी जरूरत है। ये जब जर्मनी पहुंचता है सी मार्टिन के नाम से, इसको खबर मिलती है कि जर्मनी ने ऑलरेडी एस एस मोवेरिक, एमओयूवी मोवेरिक नाम के एक जहाज से हथियार भेज दिया है। आपकी जिम्मेदारी है कि उस हथियार को रिसीव करना है। ये रिसीव कहाँ होगा, ये रिसीव होगा बालासोर में। बालासोर उड़ीसा के बॉर्डर पे मिदनीपुर के पास एक जगह है, बालासोर में रिसीव करना है। ये बंदा इंडिया वापिस आता है। याद रखिएगा ये एम मार्टिन आगे जाकर फिर से एक नाम बदलेगा और ये अपना नाम रखेगा एम एन रॉय। कभी मौका मिला तो फिर इस पे भी बात होगी। बालासोर में क्या होता है वो अब दिखा रहा हूँ। देखिए
बालासोर में हथियार आने वाला है जहाज में, लेकिन जर्मनी सिर्फ हथियार तो नहीं भेजी, जर्मनी ने ये भी कहा था कि हम पैसा भी देंगे, रेमिटेंस, बाहर से पैसा आने वाला है। तो इन लोगों ने क्या किया, एक शॉप ओपन किया, फेक शॉप था, उसका नाम था हैरी एंड सन्स, और इसका एक ब्रांच ओपन किया यूनिवर्सल एम्पोरियम के नाम से बालासोर में, कि जो हथियार आएगा हम यहाँ से पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश खबर मिल जाती है। इस जगह पे होता क्या है, बाघा जतीन ने इस पूरे हथियार को तीन हिस्सा में डिवाइड किया। एक यूनिट बोला कि बांग्लादेश में जाएगा, जिसको हथिया नाम की एक जगह है, वहां पे एक यूनिट रहेगा, उसको हथियार का एक हिस्सा उठाना है। दूसरा हिस्सा सी मार्टिन या नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, उसके हिस्से में था, वो कैलकाटा उसके हाथ में रह गया कि एक हिस्सा वो कैलकाटा में डिलीवर होगा और फोर्ट विलियम पे फिर से अटैक किया जाएगा। तीसरा एक यूनिट होगा जो जाएगा बालासोर, और वहां से वो हथियार को बाला, मतलब ये जहाज तीन अलग अलग पोर्शन में होगा। अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश को इस पूरे कॉन्स्पिरेसी की खबर मिल जाती है, और रास्ते में ही वो जहाज को कैप्चर कर लेता है। ये लोग बंदा वेट करता है बालासोर में जहाज के आने का, बट जहाज कभी आती ही नहीं, क्योंकि जहाज तो सीज हो चुका है। उल्टा बालासोर में क्या होता है, बालासोर में रेड पड़ जाती है। रेड कौन करता है, चार्ल्स टागर्ट। चार्ल्स टेगार्ट ने रेड मारा। अब होता क्या है, बैटल ऑफ बुरीपालम। बुरीपालम एक जगह, एक रिवर है एक्चुअली, बुरीपालम एक रिवर है बालासोर के पास, अभी पता नहीं है या नहीं, उस वक्त थी। इसी जगह पर चार्ल्स टैगर्ट वर्सेस बाघा जतीन एक लड़ाई होती है। अनफॉर्चुनेटली बाघा जतीन की इसमें काफी इंजर्ड हो जाते हैं, और दूसरे दिन हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो जाती है, इनके सारे साथी वहीं मारे जाते हैं, और इस तरह से बाघा जतीन का पूरा चैप्टर खत्म। रास बिहारी बोस इंडिया में है नहीं। अल्टीमेटली इंडिया के अंदर जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी, उसका ये एक और फेज एंड हो जाता है। तीसरा फेज चलेगा जब हम लोग आगे इंडियन मूवमेंट पढ़ेंगे, जब भगत सिंह वगैरह का पीरियड आएगा तब। अभी उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, वरना फिर मैं जिस तरीके से अपना डील करना चाह रहा हूँ वो कर नहीं पाऊंगा। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा कि उस वक्त सारी इंडिया और इंडिया के बाहर सारे लोग का मकसद एक ही था, अलग अलग तरीके से ये लोग काम कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोऑपरेशन, आपके बर्दाश्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बर्दाश्त करते हैं मुझे, थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपका कंप्लेन या जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, अगर आप देख रहे हैं तो। आई होप कि मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा कर देने। थैंक यू।